हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केजी एजुकेशन। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसका नाम है वक्फ। अब ये वक्फ है क्या, इसके बारे में आप इस समय बहुत ज़्यादा सुन चुके हैं। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो न्यूज़पेपर आर्टिकल हो, चाहे वो आस पड़ोस हो, चाहे वो इंस्टा ट्विटर जो भी कुछ हो, आप हर जगह एक चीज़ तो ज़रूर सुन रहे हैं, वो है वक्फ। और डेफिनेटली आपको इसमें दो चीज़ें दिख रही हैं। एक पक्ष है वफ़ के खिलाफ, दूसरा पक्ष है इस संशोधन के साथ में। तो लेकिन इन दोनों ही पहलुओं को समझना हमें बहुत ज़रूरी है। तो दर्शकों, जो आप लोग इस वीडियो को मेरा अगर देख रहे हैं, तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले आपको जो पता है, उसको साइड में रखिए, क्योंकि आज मैं बात कर रहा हूँ फैक्ट्स पे। ठीक है, फैक्ट्स पे। और ये चूंकि स्टडी स्टडी एजुकेशन है, हमारा एक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप स्टडी करते हैं, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर हम फालतू के मीडिया वाली चीजें तो नहीं करेंगे। तो इसलिए आपसे एक दरख्वास्त है कि आप सभी लोग अपने जो आप जानते हैं उसको आप जानिए, लेकिन आप अभी के लिए आप मेरी बातों को सुनेंगे, जो कि फैक्ट्स के साथ मैं रिप्रेजेंट करूंगा। दूसरी बात, आपको प्रिजुडिस नहीं होना है। प्रिजुडिस का मतलब कि आप पहले से ही एक विचार बना के नहीं आएंगे यहाँ पर कि क्या ये गलत है, क्या ये सही है, इसका विचार नहीं बनाएंगे। विचार पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा काम है एज अ एजुकेशनलिस्ट, जो हम बात कर रहे हैं उस पर हमारा ये दायित्व है कि हम दोनों, किसी भी सिक्के के दोनों पहलुओं पर हमें चर्चा करनी होगी। तो हम उन दोनों पहलुओं को यहाँ पर लेकर आएंगे। तो सबसे पहले ये चर्चा में क्यों है, उसको जान लेते हैं कि आखिर ये वक्फ चर्चा में क्यों है। तो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो गया, और साथ ही साथ इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सहमति भी मिल गई, सिग्नेचर भी हो गया। तो अब ये पूरी तरीके से ये एक्ट में परिवर्तित हो चुका है। अब इस वक्फ का जो विधेयक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी डेफिनेटली। जो पहले वक्फ विधेयक था, पहले वक्फ अधिनियम जो था, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहा होगा। तो उसको उसको कुछ सुधारने के उद्देश्य से लाया गया होगा डेफिनेटली। तो उसको सुधारने के उद्देश्य से लाया गया है। तो यहाँ पर जो कार्य कुशलता मैनेजमेंट है वक्फ बोर्ड का, अभी हम सब बात करेंगे वक्फ क्या है, ये सब क्या है, उन सब के बारे में आपको पता होगा। तो ये जो मैनेजमेंट है उसके उसमें क्या ले आना है, इसका सुधार, इसका उद्देश्य ये है। कुछ उसमें डेफिनेशंस थे, उसको अपडेट करना है। पंजीकरण प्रक्रिया, यानी वक्फ बोर्ड में कौन सी संस्थाएं शामिल होंगी, कौन सी नहीं होंगी, कौन सी संपत्ति वक्फ बोर्ड में आएगी, उन सब के बारे में जो सुधार है वो है। साथ ही साथ वक्फ में डिजिटलाइजेशन, जो आधुनिकीकरण है, उसका भी अ, शामिल करना इस वक्फ विधेयक का उद्देश्य है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये वक्फ है क्या, वक्फ का मतलब क्या है। आप लोग वक्फ 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 हर जगह सुनते आ रहे हैं, तो ये वक्फ का मतलब क्या है? तो वक्फ एक अरबी भाषा का एक शब्द है, जिसका मतलब, जो उसका ओरिजिन अगर आप देखेंगे तो उसका मतलब होता है वकूफा। वकूफा का मतलब होता है कि ठहरना, रोकना या प्रतिबंधित करना। इसका मतलब अगर वक्फ से कनेक्ट करें तो इसका मतलब क्या हो गया, संरक्षित करना। और उसी जगह पे इस इस्लाम में वक्फ का जो अर्थ है उसका मतलब है संरक्षित की गई उस संपत्ति से है जो जन कल्याण के उपयोग के लिए की जाती है। यानी वक्फ बेसिकली है क्या? अब आप मेरे जो मैक्सिमम व्यूअर्स हैं वो हिंदू हैं, तो मैं आपको उन्हीं की हिंदू के ही भाषा से समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी एक टेम्पल में जाते हैं, ठीक है? अब उस टेम्पल में जब जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप वहाँ पर देते हैं दान। दान में आप क्या कर सकते हैं, कुछ पैसे दे दिया, किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो उसने संपत्ति दान कर दी, किसी के पास और ज़्यादा पैसे हैं तो उसने सोने-चांदी का मंदिर के ऊपर वक्र चढ़वा दिया, मंदिर के बाहरी आवरण में। तो आपने अक्सर ये सब सुना होगा। तो ये जो दान दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? वो दिया जाता है भगवान के नाम पर। दान कोई देता है, अब जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर में उसके ऊपर अगर स्वर्ण का पत्र कवर चढ़वाया गया उसके मंदिर के ऊपर, तो वो भगवान को दान किया गया है ना। लेकिन दान भगवान तो लेंगे नहीं, भगवान तो ऐसा कुछ डायरेक्ट आएंगे नहीं कि लाओ अच्छा बेटा हमको दान दे दो। तो दान आप किसी ना किसी संस्था को देंगे, तो वो ट्रस्ट को देंगे आप दान। तो शंकर भगवान जो वहां के हैं काशी विश्वनाथ में, तो उनका एक क्या है, ट्रस्ट, उसमें जो लोग हैं वो ट्रस्ट में डोनेट कर देते हैं। तो उसी तरह से ही
उसी तरह से ही कुछ, पूरी तरीके से नहीं, वक्फ बोर्ड एक बनाया गया। उसमें क्या होगा, वक्फ का मतलब क्या है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति धर्मार्थ कार्य से, याद रखना है यहां धार्मिक कार्य से है, धार्मिक कार्य के लिए दान देगा। हाँ ठीक है। और वो दान को इस आधार पे देगा कि मैं जो दान दे रहा हूं उससे आप क्या करेंगे, उससे आप मस्जिद बनवाएंगे, स्कूल, अस्पताल, धर्मार्थ कार्य के लिए। ठीक है, मुस्लिम व्यक्ति दान दे रहा है, ठीक है, धर्मार्थ कार्य के लिए, वक्फ को, कि उसको मस्जिद बनवाना है, उसको स्कूल बनवाना है, अस्पताल बनवाना है, सार्वजनिक स्थानों, संस्थानों की स्थापनाएं करनी है। तो ये सारी चीजें जो है, वो जो दान है उसको वक्फ बोलते हैं। तो जब आप दान देंगे, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जहां आप दान दे रहे हैं वो काम अपना सही से कर रहा है कि नहीं। आपने तो दान दिया था धर्म कर्म के नाम पे, और वो बनवा रहा है अपना बंगला। ठीक है, आपने दान दिया था कि हमारे मस्जिद में सोना लगाइए या हमारे मंदिर में सोना लगाइए, जो भी है, और आप वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है कि अपने घर का ही आभूषण बनवा रहा है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए एक बनाया गया वक्फ बोर्ड। क्या बनाया गया, एक बोर्ड की स्थापना होती है। वक्फ बोर्ड का काम क्या है कि जो भी मुस्लिम जो दान देगा, उसकी जो उसकी निगरानी जो होगी, वो सारी चीजें ये वक्फ बोर्ड जो है वो मैनेज करेगा। अभी तक तो आपको वक्फ एकदम बढ़िया लग रहा होगा, अरे वाह ये तो अच्छी चीज है, दान देने के लिए एक बोर्ड का निर्माण किया गया है। लेकिन इसमें कुछ कमियां रह गई। अब कमियां क्या हैं आप अब देखेंगे, और उसके बाद आप जज करेंगे इसमें कमियां थी, उसको सुधारने के लिए ये अमेंडमेंट बिल लाया गया। लेकिन एक मिनट, अमेंडमेंट बिल लाया गया लेकिन इतना विवादित क्यों है। इसका मतलब है कि अमेंडमेंट बिल में कुछ ऐसे ऐसी चैलेंजेस हैं जो इस अमेंडमेंट को रोकती हैं बिल बनने में, या फिर बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है। तो हम उन कमियों पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले पहले हम चर्चा करेंगे कि जो वक्फ बोर्ड था उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में। तो एक बार के बारे में मैं आपको सबसे बड़ी चीज बताऊं कि वक्फ बोर्ड के पास, आपको आइडिया नहीं होगा कि कितनी संपत्ति है। देश को चलाने के लिए रक्षा मंत्रालय है हमारा, ठीक है, उसके बाद रेलवे है, यानी सबसे ज्यादा संपत्ति रक्षा मंत्रालय और रेलवे के बाद अगर किसी की है तो वो किसकी है, वक्फ बोर्ड की है। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा, एक तरफ मुस्लिम माइनॉरिटीज में आते हैं, दूसरी तरफ इनके पास भारत में सबसे ज्यादा संपत्ति है। तो यहां पर कुछ आपको एक डाउट सा फील आएगा। अब वो चीज आपको मैं बताता हूं क्यों है ऐसा, वक्फ क्यों, इस अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी थी, आप उसके बारे में समझिए। तो आज के डेट में कुल कुल मिलाकर 8.72 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 38 लाख एकड़ से अधिक है। इमेजिन करिए, भारत में 38 लाख एकड़ से अधिक जो है वो वक्फ के संपत्तियां हैं इतने एरिया में। मतलब रक्षा मंत्रालय और रेलवे जो कि आप देखते हैं हर जगह, उससे भी ज्यादा वक्फ के पास संपत्ति है, तीसरे नंबर पर। तो फिर यहाँ पर एक आपके दिमाग कान खड़े होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, उसके बारे में चर्चा होगी। लेकिन पूरी तरीके से चर्चा होगी, इसके जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें क्या कमियां हैं उस पर भी चर्चा होगी, एक ओपिनियन भी होगा, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं आप अपने तरीके से बोलने के लिए। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इसके बारे में कमेंट करें, पर लेकिन आप पहले एक बार पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, ताकि ये इसके बाद आपको डाउट ना रह जाए कि वक्फ बोर्ड क्या है और ये सारी चीजों को लेकर। तो वक्फ में जो वक्फ स्टेट्स हैं, उनके पास कितने स्टेट्स हैं, तो वो हैं 3,56,350। इमूवेबल प्रॉपर्टीज, इमूवेबल का मतलब कि जिसको मूव नहीं किया जा सकता, मतलब घर, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, इस इसके आधार पे कितनी प्रॉपर्टी है, 8,72,802 संपत्तियां हैं टोटल। मूवेबल प्रॉपर्टीज मतलब पैसा, बॉन्ड्स, ये सारी चीजें, वो कितनी है, वो है 16,716। फिर डिजिटल रिकॉर्ड्स की बात करें, डिजिटल रिकॉर्ड्स में कितने हैं, तो डिजिटल रिकॉर्ड्स में 3,30,30,000 टोटल इतने डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड्स हैं। अब वक्फ बोर्ड में अचानक से क्या हुआ है उसके बारे में एक बात करते हैं। तो इस एक इतिहास पहले आप देख लीजिए, वक्फ कानून का इतिहास। 1913 में मुस्लिम वक्फ वैधीकरण अधिनियम अधिनियम के नाम से था। फिर उसके बाद अधिनियम 1923 में और संशोधित हुआ। फिर उसके बाद अधिनियम में 1930 एक अधिनियम आया। फिर उसके बाद वक्फ अधिनियम 1954 आया। फिर 1995 आया। और फिर उसके बाद एक संशोधन किया गया 2013 में। और इसमें जो संपत्तियों की बिक्री है उसको प्रतिबंधित किया गया। तो ये क्या है, इसके बारे में हम डिटेल करेंगे। ये सबसे ज्यादा पावर अगर किसी संशोधन ने दी है तो वक्त अधिनियम संशोधन अधिनियम 2013 ने दी है।
इसमें क्या है कि अगर कोई इंसान अगर वक्फ में अपनी प्रॉपर्टी दे दिया, वक्फ को, बोर्ड को, कि भैया लो मैं अपनी प्रॉपर्टी देता हूं, तो फिर वो वापस से उसको नहीं मिल सकती है। मतलब वक्फ को दे दिया प्रॉपर्टी तो दे दिया, चिंता मत करिए। इसका पूरा वीडियो आप देखिए, बहुत डिटेल में मैंने बताया है और बहुत सारी चीजों को इसको में कवर करके मैंने बताया है। तो सबसे पहले हम अभी देख लेते हैं कि जो 2024 वाला जो है उसका प्रमुख प्रावधान क्या है, क्या क्या अमेंडमेंट में क्या क्या मेन मेन पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देने वाली हैं। पहली बात, वक्फ से ट्रस्टों का पृथक्करण। यानी किसी भी विधि के तहत मुस्लिमों द्वारा स्थापित ट्रस्ट, यानी मुस्लिम तो ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही बोर्ड है उनका वक्फ बोर्ड, मुस्लिम भी बहुत सारे स्थापित ट्रस्ट अपने बना सकते हैं। तो अभी तक क्या था कि जो भी मुस्लिम ट्रस्ट बनाएगा वो वक्फ के अधीन आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर कोई इंसान एबीसी है, एक वक्फ बोर्ड है, ठीक है, वक्फ बोर्ड एक है, अगर उसके नीचे अगर कोई भी मुसलमान अपना कोई ट्रस्ट बना लेता है, वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो वक्फ बोर्ड के अंदर आ जाएगा। तो ऐसा ऐसा मतलब एक ट्रस्ट जो है अगर कोई इंसान अपने काम के लिए बनाता है, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर मतलब ये उसकी जरूरत, उसको अनिवार्य कर दिया गया कि कोई भी वक्फ ट्रस्ट वो वक्फ बोर्ड के अंदर ही रहेगा। तो इस चीज को पहली बात तो खत्म कर दिया गया। यानी अगर एक वक्फ बोर्ड तो संचालित हो रहा है, साथ ही साथ मुस्लिम लोग अगर कुछ अपना ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, जो हमारा आर्टिकल 25 जो है उसके तहत, तो वो अपने ट्रस्ट को बना सकते हैं, ठीक है। पूर्ण नियंत्रण व्यक्तियों का होगा, ठीक है, उसमें वक्फ बोर्ड का गुंजाइश नहीं होगा, उसका वक्फ बोर्ड से मतलब नहीं है। पहला चीज, जैसे हमारे यहाँ राम मंदिर का ट्रस्ट अलग है, द्वारका का मंदिर का ट्रस्ट अलग है, वो एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करते हैं। उसी तरह से कुछ यहाँ पे भी करने की कोशिश की गई है। तो एक तरह से इंडिपेंडेंसी को इम्प्रूव करना, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, वक्फ समर्पण की पात्रता। अब केवल वही व्यक्ति जो कम से कम 5 वर्ष से इस्लाम का पालन कर रहे हैं, अपनी संपत्ति जो है वक्फ के रूप में समर्पित कर सकते हैं। होता ये था, वक्फ की संपत्ति क्यों बढ़ी है, इसके पीछे का एक रीजन है। देखो, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है, ऐसा देखने को मिला है, लोगों का ऐसा कंप्लेन आया है कि उनमें क्या हुआ कि जबरदस्ती लोगों को, जबरदस्ती किसी एक सामाजिक तत्व ने किसी एक छोटे से मुस्लिम, कोई मुस्लिम व्यक्ति है, उसको इतना परेशान किया और उसको जबरदस्ती कहा कि तुम अपनी संपत्ति का दान किसमें करो, किसमें करो, वक्फ में करो, ठीक है। उसको तुम तुरंत अपनी संपत्ति वक्फ में दान करो, तो वो अपना संपत्ति पूरा वक्फ में उसको दान करना पड़ता था, बदले में उसको धमकी दे सकते थे। तो इस तरह से बहुत सारी प्रैक्टिसेस देखने को मिली हैं, ये आए दिन न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। कोई इंसान है उसको कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है, उसको वक्फ में उसकी संपत्ति को लेना है, तो क्या किए उस कोई हिंदू है और ईसाई है, कोई भी है, उसको मुस्लिम में कन्वर्ट करते ही उसकी तुरंत उसकी संपत्ति को मजबूरन उसको वक्फ में दे दिया गया, इस ताकि उसकी संपत्ति को वक्फ में दे दिया जाए और अ, इस तरह से उसको परेशान किया जाए। तो वक्फ में संपत्ति को देने के बाद वक्फ से में दी गई संपत्ति को वापस कभी नहीं ले सकते। इट्स लाइक कि अगर एक धनुष जो है वो, अगर धनुष से बाण निकल गया तो बाण वापस धनुष में नहीं आ सकता, वैसा ही कुछ वक्फ में था। तो इस कारण से वक्फ समर्पण की पात्रता में एक चीज का अमेंडमेंट किया गया कि व्यक्ति जो कम से कम 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन करेगा, केवल वही जो है वक्फ के रूप में, वक्फ में अपनी संपत्ति को दे सकता है। तो वक्फ समर्पण की पात्रता इसमें अमेंडमेंट किया गया है। अब देखिए, इसमें बात की गई कि वक़्त के पास पहले से पंजीकृत जो संपत्तियाँ हैं, तब तक वैसी ही रहेंगी जब तक कि विवादित ना हो या सरकारी भूमि के। अब इसमें क्या है कि ये बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंट है, ये अवेयरनेस का पॉइंट है, जो कि सबको, आप लोगों से जब डिबेट करिएगा तो आप ये बताइएगा कि वक्फ बोर्ड के पास जो पहले से जो संपत्तियाँ थी ना, क्या वो भी वापस सरकार ले लेगी? नहीं लेगी भाई। वक्फ में के पास जो संपत्ति अभी मैंने बताया 3 लाख जितना भी बताया, वो उन्हीं की है संपत्ति। बशर्ते अगर उस पे कुछ विवाद हुआ, अगर उस पे कुछ विवाद हुआ, तो वो सरकारी भूमि के रूप में पहचानी जाएगी, पहली बात। ठीक है? जब तक कि वो विवाद होता है, तब तक वो सरकारी भूमि के रूप में पहचानी जाएगी। दूसरा, वक्फ में एक बहुत बड़ा चीज़ था कि अगर वक्फ बोर्ड ने कोई डिसीजन ले लिया, ठीक है? वक्फ बोर्ड ने कोई डिसीजन ले लिया, तो वो वक्फ का ही है, कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता था। यानी उस, जैसे वक्फ के पास कोई संपत्ति है तो उनके लिए एक अलग न्यायालय होता था जिसको वक्फ ट्रिब्यूनल कहते थे। मतलब कि वक्फ के विवाद को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते थे। उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पहले के केस में आपको वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल इज लाइक, वक्फ के लिए एक अलग सा एक कोर्ट बनाया गया जो कि वक्फ की चीजों को डील करेगी। और अगर वहां से कोई फैसला ले लिया गया, अगर उस वक्फ ट्रिब्यूनल ने कोई फैसला ले लिया गया, तो उसको सर्वोपरि माना जाएगा, उसको आप सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते।
तो इस कारण से वक्फ की मनमानी भी बहुत स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। तो इस चीज को भी कंट्रोल करने के लिए इसमें संशोधन किया गया है। ठीक है। मनमाने संपत्ति दावों की समाप्ति की गई। ठीक है। इसमें ये जो धारा 40 है ना, वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40, जो कि ये करता था कि भाई जो भी डिसीजन है वो वक्फ ट्रिब्यूनल लेगा, अगर ट्रिब्यूनल ने एक फैसला कर दिया तो उसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। वो धारा 40 में लिखा गया था, उस 40 को हटा दिया गया। ठीक है। वक्फ बोर्डों को मनमाने ढंग से जो संपत्ति वक्फ में घोषित की गई थी उसको इसमें रोका जा रहा है। ठीक है। वक्फ पारिवारिक वक्फ में महिलाओं के अधिकार। अगर कोई पिता है, कोई फादर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। कोई पिता है, ठीक है, उन्होंने, उनकी एक बेटी है मान लो, ठीक है, उनकी एक एक बेटी है। पिता ने क्या किया कि एक बार भावनाओं में बह गए, किसी मौलवी के भावनाओं में बह गए, उन्होंने कहा कि संसार में क्या है, जो है वो ईश्वर का है, अल्लाह के नाम पे दे दो दान। अब पिताजी जो है वो कहे ठीक है, मैं अपनी पूरी संपत्ति वक्फ को देता हूँ। अब पूरी संपत्ति वक्फ को उन्होंने दे दी। अब पूरी संपत्ति जब वक़्फ़ को दे दी तो बेटी के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। तो वो बेटी अगर वो चाहेगी कि भैया वक़्फ़ के पास गई और वक़्फ़ के बोर्ड के पास कही, "अरे, अरे, अरे! मेरे पिताजी तो भावनाओं में बह के अपनी सारी संपत्ति दे दिए, मेरे लिए थोड़ी-सी भी नहीं बचा है, मुझे कृपया करके वापस करिए।" तो वक़्फ़ कहता था, "भाई ऐसा हमारे पास कोई प्रोविज़न नहीं है। वक़्फ़ में आया हुआ माल सिर्फ़ वक़्फ़ का है, यहाँ पर इनकमिंग तो है, आउटगोइंग नहीं है।" तो ऐसा जो चीज़ हुआ, तो उसको देखते हुए इस बात को हटाया गया और फिर उसको भी यहाँ पर इस अमेंडमेंट में वो किया गया कि मनमानी ये जो वक्फ अधिनियम की धारा जो 2000 धारा 44 है, धारा 40 है, उसको हटा दिया गया है। ठीक है? वक्फ न्यायाधिकरण, अब वक्फ में जो उसका न्याय न्याय करने वाले कौन होंगे उसमें? तो उसमें कौन होगा? एक जिला न्यायाधीश होगा पहला, ठीक है? कलेक्टर। फिर संयुक्त सचिव राज्य स्तर का, जॉइंट सेक्रेटरी स्तर का राज्य स्तर का एक अधिकारी होगा। एक मुस्लिम विधि और न्याय शास्त्र का एक विशेषज्ञ भी होगा। ठीक है? वक्फ के जो न्यायाधिकरण, उनका जो न्याय करने वाले जो लोग होंगे उसमें 3 सदस्य होंगे। एक जिला न्यायाधीश कलेक्टर होगा, एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का एक अधिकारी होगा, एक मुस्लिम लॉ और न्याय शास्त्र का एक विशेषज्ञ होगा। ठीक है? फिर एक चीज़ और कहा गया कि अभी क्या किया गया कि अगर कोई वक़्फ़ में संपत्ति घोषित कर दी गई है, अगर किसी व्यक्ति को ऐतराज़ है, पहले क्या था, अगर वक्फ ट्रिब्यूनल ने क्या किया, अगर उसको संपत्ति घोषित कर दिया गया तो कोई भी इंसान अब उसको कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि अब वक्फ का आदेश आ गया, अब तो उसकी संपत्ति गई। लेकिन अभी क्या है इस अमेंडमेंट में कि पीड़ित पक्ष अगर कोई है, मान लो कोई कहा कि भैया मेरी जबरदस्ती इन लोगों ने मनमाने तरीके से वक्फ में मेरी संपत्ति को शामिल कर लिया है, तो ऐसा आदेश अगर वक्फ में बोर्ड ने दे दिया, ट्रिब्यूनल दे दिया, तो उसके 90 दिन के भीतर उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में वो पीड़ित पक्ष अपील कर सकता है। एक बार तो तालियाँ बजनी चाहिए। ये बहुत, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, जहाँ हम हर एक व्यक्ति को अधिकार देते हैं, न्यायिक सुरक्षा देते हैं, वैसे में ऐसा सुरक्षा से वो व्यक्ति पीड़ित था अभी तक। लेकिन इस संशोधन में उस पीड़ित व्यक्ति की जो समस्या है उसको समाधान कर दिया गया है। ठीक है? अभी अगर सरकारी भूमि कोई है और उस पर वक्फ विवाद हो गया, तो ऐसी विवादित संपत्ति पर जो संपत्ति है उस पे सरकारी जो दायित्व है, उस सरकारी जो होगा उसी के ऊपर मतलब सरकार की ही वो जमीन मानी जाएगी जब तक कि उस पर विवाद होता है। ठीक है? पहला चीज। तीसरा पॉइंट ये कर दिया गया कि अगर वक्फ बोर्ड के लिए, देखिए, जब भी आप एक संस्था मान लो ट्रस्ट चला रहे हो, ठीक है, ट्रस्ट चला रहे हो तो आपको मुस्लिम ट्रस्ट अगर चला रहे हैं तो उनको 7-7% अपना जितना भी पैसा वैसा आया है कहीं से दान दक्षिणा मिला है, उसको 7% वक्फ बोर्ड में देना ही देना पड़ेगा। मतलब अगर 100 रुपया वो कहीं से पाया तो 7 रुपए वो क्या करेगा, पहले तो वक्फ बोर्ड को देगा, फिर उसके बाद बचा 93, उसमें उसको वो दान दक्षिणा, मंदिर मस्जिद सब निर्माण करवाना है। तो इस चीज को कम करके क्या कर दिया गया, 5% कर दिया गया है। तो जब अब 100 रुपए वो पाता है कोई मुस्लिम ट्रस्ट, अगर वो 5 रुपए वो वक्फ को देता है, ठीक है, संचालन वाले मैनेजमेंट को देता है और उसके बाद 95 रुपीज रहेगा, तो अब वो ज्यादा मंदिर मस्जिद का निर्माण कर पाएगा। तो इसके लिए इन लोगों ने वार्षिक अनुदान में कमी कर दी गई। साथ ही साथ जिस तरह से इतनी ज्यादा इनकी प्रॉपर्टी बढ़ रही थी, उसको देखते हुए वार्षिक लेखा परीक्षा सुविधा कर दी गई है। मतलब अब इसमें सीएजी लेवल की एक ऑडिटिंग भी कर दी जाएगी। उसके साथ ही साथ जो भी संपत्ति है, उसको वक़्फ़ में अगर किसी की संपत्ति है, अभी तक यही नहीं पता चल पा रहा है कि वहाँ पे बोर्ड लगा दिया जाता है किसी भी संपत्ति के आगे कि ये वक़्फ़ की है, लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड नहीं रहता। तो ऐसे में एक डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जा रहा है,
उस डिजिटल रिकॉर्ड में जो भी वक्फ की संपत्ति बनाई जाएगी, उसको उसमें उनको एडिट करना होगा कि ये संपत्ति उसमें है। अगर वो उस डिजिटल रिकॉर्ड में अगर वो वक्फ की संपत्ति एडिट नहीं की जाएगी कि नहीं होगी, तो फिर उसको वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा। वक्फ संपत्ति का विवरण केंद्रीय पोर्टल पर दर्ज करना क्या होगा, अनिवार्य होगा। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाता है जो पॉइंट है, जो सबसे बड़ा विवादित मुद्दा बन जाता है, वो ये है कि इसमें विविध प्रतिनिधित्व कर दिया गया है। अब यहीं इसी पॉइंट को लेकर यहाँ पर जो है असली जो झगड़ा है वो शुरू हो जाता है। झगड़ा मतलब विवाद का कारण। वो कारण क्या है कि इस चूँकि वक़्फ़ क्या है? वक़्फ़ एक धार्मिक संस्था है, ठीक है? धार्मिक संस्था धर्म के मानने वालों की होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो आलोचक हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हिंदू राम मंदिर ट्रस्ट, देखो जब भी मुस्लिम की बात आती है तो राम मंदिर सामने आ जाता है। तो राम मंदिर ट्रस्ट में जब कोई एक मुस्लिम गैर हिंदू नहीं है, तो जो मुस्लिम संस्था है, उसमें ऐसा क्या कर दिया गया कि उसमें गैर मुसलमानों को कर दिया गया। तो यहीं पर पॉइंट आ जाता है और यही विवाद का एक्चुअल पॉइंट है। क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ा, वो एक इंसान के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ऑडिटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बहुत सही बात है। लेकिन यहाँ पर गैर मुसलमान को क्यों शामिल किया गया? तो इसको समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए ये केंद्र सरकार ने ऐसा किया है। अब इस पर आगे क्या होता है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? क्योंकि आर्टिकल 25 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के लिए जो कार्य हो सकते हैं, उसमें धर्म के लोग अपना अलग से कुछ बना सकते हैं। 25-26 में धर्म से रिलेटेड जो है, उसमें अपनी संस्थाएँ बना सकते हैं। तो वहाँ पर ये पॉइंट आएगा कि इसमें जो 2 गैर मुस्लिम सदस्य हैं, उसको शामिल किए जाने की बात की जा रही है और साथ ही साथ जो मुस्लिम सदस्य हैं, उनमें से 2 महिलाएँ भी अनिवार्य रूप से शामिल होंगी। तो एक तरफ तो इन्होंने महिला सशक्तिकरण को एकदम दिया है कि हाँ, इससे महिला सशक्तिकरण तो हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो गैर मुसलमान सदस्य को शामिल किया जा रहा है, उनके बोर्ड में, वो चीज़ थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड करने वाला है। लेकिन इसमें इनका ये कहना है कि आप ये भी तो देखो, संपत्ति किस तरह से बढ़ रही है। पिछले 10 सालों में आप इनका ग्राफ उठा के देखना वक़्फ़ का, लगातार संपत्ति बढ़ती चली जा रही है। मतलब ऐसे नहीं बढ़ रही है, ऐसे संपत्ति बढ़ रही है। ग्राफ एकदम ऊपर की तरफ है। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था इसी कारण से, तो इसी कारण से एक गैर मुस्लिम भी लोग रहेंगे, तो जो न्याय है और चीज़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से चलेंगी। इस कारण से केंद्र सरकार का कहना है कि हमने गैर मुस्लिम सदस्यों को इसमें शामिल किया है। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड में पहले क्या था कि बहुत सारे जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम सेक्ट को शामिल ही नहीं किया जाता था। तो अभी क्या है, सिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरा उनकी प्रजाति जो भी है, आगा खानी और अन्य ओबीसी मुस्लिम, सभी का प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाएगा वक्फ बोर्ड में, अनिवार्य कर दिया गया है। वेरी गुड। सभी तरह के लोग जब आएँगे तो अच्छी बात होगी ना, यहाँ पे सभी एक एक समता जो आर्टिकल 14 है उसके उस पर एक ज़ोर दिया गया है। फिर उसके बाद परिसीमन अधिनियम का अनुप्रयोग। परिसीमन अधिनियम क्या है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी अगर 12 साल से ज़्यादा अगर उस पर किसी ने दावेदारी नहीं, मान लो आपने कब्ज़ा कर लिया और कब्ज़ा करने के बाद 12 साल तक अगर दूसरी पार्टी उस पर दावेदारी नहीं करती है, तो वो जो क्या कहते हैं, ज़मीन है ना, वो उस ज़मीन पर जिसने अपना हक जमा लिया, उसको पावर देता है ये परिसीमन आयोग। तो अभी तक क्या था कि वक़्फ़ संपत्ति में अगर मान लो किसी इंसान की कोई ट्रस्ट है, उसपे वो रह रहा है, लेकिन अब 12 साल क्या 50 साल से रह रहा है। लेकिन अभी अगर परिसीमन उसमें लागू नहीं होता था, उस कारण से वक़्फ़ तुरंत उसको क्या करती थी, अपना बोर्ड टाँग देती थी बाहर कि ये वक़्फ़ की संपत्ति है। मतलब परसिमन का भी कोई नियम वहाँ लागू नहीं होता था। तो ऐसी स्थिति को करने के लिए परसिमन अधिनियम का जो अनुप्रयोग है, उसको वक़्फ़ के जो रूलिंग है उसमें उसको शामिल कर दिया गया है। ठीक है? अभी परसिमन अधिनियम जो है वो क्या करेगा कि इससे जो विवाद जो हो जाता था, उसको विवाद को निपटाने में इसमें आसानी होगी। फिर वक़्फ़ संशोधन विधेयक 2024 की आवश्यकता क्या थी आखिर? ठीक है, अब हम बात करते हैं। अभी तक हमने चैलेंजेस बताए, तो चैलेंजेस के साथ-साथ हमने आवश्यकता को भी आपको एक बार आपको बताया है। तो फिर से हम उसी आवश्यकता को बताते हैं कि वक़्फ़ संपत्तियों की अपरिवर्तनशीलता, यानी इसका एक वर्ड है, एक बार वक़्फ़, हमेशा वक़्फ़। इसका मतलब ये है कि अगर कोई संपत्ति वक़्फ़ में एक बार स्थायी रूप से आ गई ना, तो चाहे जितना कोई तरीका हो, उसको आप बाहर नहीं कर सकते। और मतलब अगर किसी किसी का वक़्फ़ ट्रिब्यूनल मतलब उनका जो न्यायालय है, अगर उसने डिसाइड कर दिया कि ये संपत्ति, ये पर्टिकुलर संपत्ति अगर वक़्फ़ के अंदर है, तो अब उस संपत्ति को आप बाहर नहीं निकाल सकते। एक बार वक़्फ़, हमेशा वक़्फ़। तो ये इनका प्रॉब्लम था। उदाहरण के लिए बेट द्वारिका आप जानते हैं, उसमें बहुत सारे द्वीपों का स्वामित्व पर वक़्फ़ में स्वामित्व कर दिया।
अब स्वामित्व निर्धारित करने में अदालत अब उनके चैलेंजेस कर नहीं सकती, क्योंकि वक्फ एक ट्रिब्यूनल का आदेश हो जाता है। तो इस कारण से जो है ये इसमें प्रॉब्लम था। दूसरा, इनका खराब प्रबंधन। खराब प्रबंधन क्या है कि कर्नाटक में 40 वक्फ संपत्तियों को अधिसूचित किया गया, जिसमें से कृषि की भूमि भी उसमें शामिल है, सार्वजनिक स्थल शामिल है, सरकारी भूमि शामिल है, कब्रिस्तान, झील, मंदिर तक को वक्फ के संपत्ति में शामिल कर दिया गया। तो उनका इतना खराब मैनेजमेंट था, इसी कारण से इतना ज्यादा जो इजाफा हुआ उनके संपत्तियों का, वो कारण है। तीसरा, न्यायिक निगरानी का अभाव। अब वक्फ न्यायाधिकरण यानी वक्फ ट्रिब्यूनल का जो निर्णय है, उसके विरुद्ध कोई भी अपील नहीं किया जा सकता, तो इसकी न्यायिक समीक्षा ही सीमित हो जा रही थी। तो ये भी एक कारण था। शक्तियों का दुरुपयोग। धारा 40 क्या कहता था? निजी संपत्तियों को भी वक्त घोषित कर दिया जा रहा है। कोई किसी इंसान की अगर निजी संपत्ति, उसको भी वक्त घोषित कर दो। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे विवाद थे, जो वक्फ के बोर्ड के अंदर के जो प्रोविजंस हैं, वो उसको अननेसेसरली उसको पावर देते थे। अभी देखिए केरल में इसी शक्तियों का दुरुपयोग देखिए, केरल में 600 ईसाई परिवार ने विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने उनकी पैतृक भूमि पर दावा कर दिया वक्फ बोर्ड ने, और वक्फ बोर्ड ने पैतृक भूमि पर दावा किया, वो गए ट्रिब्यूनल में और ट्रिब्यूनल से हार गए। अब हार गए, वक्फ ने अगर एक बार कोई डिसीजन ले लिया तो मतलब ले लिया, उसको आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते थे। तो ये शक्तियों का कुल मिला के दुरुपयोग है। तो इस तरह से ये अब आप अब आप एक एक इंसान की तरह सोचिए कि क्या ये सही है? तो फिर अभी यहाँ पे चैलेंजेस क्या हैं, चिंताएँ क्या हैं संशोधन विधेयक में? वो यही है कि इस तरह से जिस तरह से संशोधन किया गया, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि ये जो मसला धार्मिक था, उसको उस पर सरकारी नियंत्रण का एक तरह से किया जा रहा है। क्योंकि सरकारी नियंत्रण का मतलब ये हुआ कि उसमें कलेक्टर इन्वॉल्व हो गया, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। फिर उसके बाद एक न्यायालय का एक अधिकारी इन्वॉल्व हो गया। उसके साथ-साथ गैर मुस्लिम भी लोग इन्वॉल्व हो गए। ठीक है? तो ये चीज़ जो है, ये एक चैलेंज है। दूसरा, मुस्लिम प्रतिनिधित्व की कमी। अब एक मुस्लिम संस्था, मुस्लिम धर्म की बात हो रही थी। गैर मुस्लिम अधिकारियों को इसमें शामिल करना, ये कहीं न कहीं अनुच्छेद 26 के तहत किसी समुदाय को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का जो अधिकार प्राप्त है, उसका उल्लंघन करता है। और मैं बता रहा हूँ, इसी के आधार पर इसको चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट पर। इस बिल को सुप्रीम कोर्ट पर चैलेंज किया जाएगा। पक्की बात है, ये आप लिख के ले लो। क्योंकि ये कहीं न कहीं पूरी तरीके से आर्टिकल 26 को वायलेट करता है। यही एक कारण है जो इसको चैलेंज किया जाएगा। दूसरा, फिर मुस्लिम धर्म का पालन करने वाले मुसलमान, ठीक है? यानी मुस्लिम धर्म का पालन, इसमें एक परिभाषा थी इसमें हमारे जो अमेंडमेंट हुआ है, उसमें कहा जा रहा है कि मुस्लिम धर्म का पालन करने वाले जो मुसलमान हैं, इसका मतलब क्या है, इसकी स्पष्ट परिभाषा जो है वो क्लियर नहीं की गई है। और साथ ही साथ उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ सिद्धांत का निष्कासन। इसका मतलब कि पहले क्या था कि अगर कोई एक जगह है, मान लो, और उस जगह पर एक मस्जिद बन गई, ठीक है? और वो मस्जिद बहुत सालों से यूज़ की जा रही थी, बहुत सालों, और उसने वक़्त पे सूचना भी नहीं दी। वो मस्जिद बहुत सालों से है। तो उस मस्जिद को वक़्त क्या करता था, अपने अंडर में ले लेता था, कि अगर वो कोई भी यूज़र अगर अगर नहीं भी चाहता है शामिल होना, और वो बहुत दिनों से अगर कहीं पे कोई संपत्ति चल रही है, तो उसको हम वक़्त के अधीन कर लेंगे। तो इस चीज़ को क्या कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। इसके कारण भी इस ऐसे स्थिति के कारण क्या होगा कि जो वक़्फ बोर्ड के पास ऐसी बहुत सारी संपत्तियाँ हैं, तो ऐसी बहुत सारी संपत्तियाँ जब ये निष्कासित हो जाएगा, तो बहुत सारी जो मौजूदा साइट्स हैं, वो वक़्फ़ की संपत्तियों से हट खोने का डर हो जाएगा। मतलब बहुत सारी संपत्ति डायरेक्टली वक़्फ़ के हाथों से खत्म होने वाली है, इस चीज़ को निष्कासित करने से। तो इस कारण से कहीं न कहीं वक़्फ़ बोर्ड वालों को प्रॉब्लम तो होने वाली है। तो इस कारण से ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अंतिम रूप से हमारा जो निष्कर्ष वो मैं बोलता हूँ, और आप लोग भी अपना जो ओपिनियन है ना, ओपिनियन या निष्कर्ष, वो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या ये वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल है, वो क्या ये सही है? और अगर सही है, तो आप, चूँकि आप एक पाठक हैं, आप एक पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो इस कारण से ये आपका दायित्व है कि आप उसके पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को आप देंगे। आप केवल एक डिसीज़न नहीं लेंगे, आप दोनों पक्षों के बारे में बात करेंगे कि इसमें कितने परसेंटेज अच्छी चीज़ है, कितना परसेंटेज खराब है, आप ऐसे भी आप इसका जो है आप बता सकते हैं हमें। तो इस तरह से जो भी हमने दिया, तो निष्कर्ष के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अधिनियम को लाना नेसेसरी था, क्योंकि बहुत सारा इसका पावर का जो मिसयूज़ है, वो ज़रूरी था। तो इसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी इस अधिनियम को लाना। लेकिन कुछ जो चैलेंजेस किए गए, जैसे गैर मुस्लिम और ये सारी चीज़ें, इसको आगे आने वाला समय बताएगा कि इसको क्या किया जाएगा, वो तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। हम आप कौन होते हैं इस चीज़ में? तो वो चीज़ सुप्रीम कोर्ट को, वो मेरे नज़र से थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क होने वाला है।
तो अगर मैं 100% में बात करूँ कि कितना परसेंट सही है, कितना परसेंट गलत है, तो पहली बात तो मैं 95% इसको सही करूँगा। 5% चूँकि मुस्लिम धर्म की भावनाएँ कुछ आहत हुई हैं, तो उस कारण से मैं इसको 5% उसमें रखता हूँ। अब बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, दर्शक हैं आप और आप लोगों ने जो सुना वो अच्छा लगा और अगर आपको इसका स्पष्ट जानकारी हो गई होगी, तो डेफ़िनेटली आप मुझे कमेंट में बताएँगे और कमेंट में आप इस चैनल को इस वीडियो को पर्टिकुलर आप खूब सारा वायरल कर दीजिए, ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। जो न्यूज़ चैनल में जो लड़ाई-झगड़े का माहौल बनाया जा रहा है, उससे दूर होते हुए, जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, वो भी अब जानें कि वक़्त में चीज़ें किस तरह से बदल रही थी। देखिए आपको एक राष्ट्र हित में चीज़ों को देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा और आप जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे हिंदू, मुस्लिम भाई-भाई जो भी हैं, वो सब लोग इसको राष्ट्रहित में देखते हुए चीज़ों को करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो को देखने के लिए और डेफ़िनेटली आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोगों को इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।